आदित्य उस तस्वीर को देखकर कुछ सोचते हुए लैपटॉप को ऑन करता है और फिर पूरे शहर का सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। उसने रॉकी से कहकर शहर की सारी सीसीटीवी फुटेज को मंगवाया था। फुटेज देखते देखते रात के करीब 3 बज जाते हैं। आदित्य को एक भी ऐसी फुटेज नहीं मिली जहां दिव्या दिख रही हो। आदित्य की आंखें अब हार मानने के कगार पर पहुंच चुकी थीं। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। वह लैपटॉप को साइड में रखकर सोफे पर लेट जाता है। सोफे पर लेटने पर उसकी आंखों से जैसे नींद पूरी तरह से गायब हो जाती है। वह अपनी आंखें जैसे ही बंद करता है, उसकी आंखों के सामने दिव्या का चेहरा उभरने लगता है। बहुत कोशिश करने के बाद आदित्य की आंखें लग जाती हैं। 8 बजे के करीब आदित्य की आंखें खुलती हैं। वह पूरे कमरे में अपनी नज़र डालता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को खोजने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जैसे उसे याद आता है कि वह जिसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है वह अब इस कमरे से दूर चली गई है। वह पहले अपने फ़ोन को चेक करता है, फिर वॉशरूम चला जाता है। रेडी होकर वह आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट करता है कि तभी उसके दरवाज़ा नॉक होता है। वह दरवाज़ा खोलता है तो सर्वेंट एक नाश्ता लिए खड़ी थी। आदित्य को नाश्ता करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वह सर्वेंट को नाश्ता वापस से ले जाने के लिए कहता है। आदित्य के मना करने पर सर्वेंट जैसे ही वहां से जाने वाली होती है कि तरुणा देवी रोकते हुए, रुको। तरुणा देवी की आवाज़ से सर्वेंट रुक जाती है। वह सर्वेंट को इशारा से नाश्ता कमरे के अंदर रखने के लिए कहती हैं, तो सर्वेंट नाश्ता रखकर वहां से चली जाती है। आदित्य जल्दी से कहता है, दादी हमें भूख नहीं है। तरुणा देवी उसे समझाते हुए कहती हैं, आदित्य ऐसे खाली पेट बाहर नहीं जाया करते। आप नाश्ता कीजिए, फिर हम निकलते हैं। आदित्य ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिला देता है। वहीं दूसरी ओर दिव्या खोई हुई अंदाज में सड़क पर चलती ही जा रही थी। न उसे कोई मंजिल की तलाश थी और न ही किसी के साथ की। वह अपने होश में जैसे है ही नहीं। उसके पैर जहां उसे ले जाते हैं वह अपने कदम बढ़ाती जाती है। वह अपने दर्दों को सिमटकर आदित्य से बहुत दूर जाने के ख्याल से अपना रास्ता तय किए जा रही थी। वह चलते चलते कहाँ पहुँच गई, उसे कोई होश ही नहीं। लेकिन अब भी उसने आदित्य की पहचान को अपने आप से दूर नहीं किया था। वह अब भी आदित्य के नाम की सिंदूर मंगलसूत्र अपने मांग और गले में पहनी हुई थी। दिव्या खुद में काफ़ी खोई हुई थी। उसे यह तक नहीं दिखता कि रास्ता आगे बंद था। वहाँ एक बड़ा था खुदा हुआ गड्ढा था जिसके रास्ते को पूरा ब्लॉक किया गया था। दिव्या धीरे धीरे उसी ओर कदम बढ़ाने लगती है। तभी वह गड्ढे के बहुत ही करीब पहुंच जाती है। वह गड्ढे में गिरने वाली होती है कि कोई उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। अचानक ऐसे मूव से दिव्या को कुछ समझ नहीं आता और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। दिव्या को एक लड़के ने थामा हुआ था। वह लड़का जैसे ही दिव्या से कुछ बोलने के लिए होता है और उसे देखता है तो देखता रह जाता है।
दिव्या की आंखें, उसके गुलाबी होंठ, कान के नीचे एक तिल। लड़का दिव्या की खूबसूरती में पूरी तरह से खो जाता है। दिव्या को देखकर उसके दिल में अजीब सा एहसास जन्म लेता है। लेकिन जैसे उसकी नज़र दिव्या की मांग पर पड़ती है, तो जैसे उसका दिल जुड़ने से पहले टूट सा जाता है। फिर उसकी नज़र दिव्या के मंगलसूत्र पर जाती है, तो उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। दिव्या अपनी पलकें धीरे धीरे खोलती है, तो उसे वह लड़का दिखता है। किसी अनजान लड़के के इतने पास खुद को देखकर दिव्या जल्दी से दूर हो जाती है। दिव्या के दूर होने से वह लड़का थोड़ा सा मायूस सा हो जाता है। फिर भी वह लड़का थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं आ रही है, तो आप मुझे दे सकती हैं। दिव्या अजीब नज़रों से देखकर उस लड़के से कहती है, मतलब? वह लड़का गड्ढे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अगर आप उस गड्ढे में गिरती तो सीधा स्वर्ग के दर्शन कर लेती। दिव्या झूठी मुस्कान लेकर कहती है, जिंदगी ने सब कुछ तो छीन लिया है, अब आत्मा भी चली गई तो इस शरीर को मुक्ति मिल जाए। दिव्या की ऐसी बातों को सुन लड़का कहता है, लगता है जीने की उम्मीद ख़त्म कर ली है आपने। इस बात दिव्या बिल्कुल चुप हो जाती है, तो लड़का बात को बदलते हुए कहता है, खैर छोड़िए, और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, हाय, मैं प्रियांश राय। दिव्या पहले उसके बड़े हुए हाथों को देखती है, फिर अपने हाथ बढ़ाकर कहती है, दिव्या। सिर्फ दिव्या सुनकर प्रियांश कहता है, दिव्या, और आगे दिव्या अपनी जगह से बढ़ते हुए कहती है, इसके आगे जिसने मुझे पहचान दी वो तो मुझे छोड़कर चले गए, और अब अपने नाम के सिवाय मेरी कोई पहचान नहीं। प्रियांश दिव्या के साथ कदम बढ़ाते हुए कहता है, आप चाहें तो मैं आपको एक पहचान दे सकता हूँ। उसकी बातें सुन दिव्या के कदम रुक जाते हैं और वह असमंजस में प्रियांश को देखने लगती है। दिव्या की नज़रों को भांपकर प्रियांश जल्दी से कहता है, एक दोस्त होने की पहचान। दिव्या फिर से अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, दोस्त बनाकर हमें रिश्ते बढ़ाने का बिल्कुल शौक़ नहीं है, लेकिन आपने हमारी जान बचाई, उसके नाते किस्मत ने अगर हमें दोबारा मिलाया तो हम आपकी इस पहचान को कबूल कर लेंगे। प्रियांश मुस्कुराते हुए दिव्या से कहता है, हमें उस पल का इंतज़ार रहेगा। दिव्या फिर से रुककर एक नज़र प्रियांश की तरफ देखती है और अपने कदम बढ़ा देती है। प्रियांश भी दिव्या के पीछे आकर कहता है, अगर आप चाहें तो हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। उसकी बात सुनकर दिव्या उसे देखने लगती है, तो प्रियांश अपनी कार की तरफ इशारा करता है। दिव्या उसे देखते हुए कहती है, मंजिल तक पहुंचने के लिए मंजिल होना भी तो चाहिए, लेकिन हमारा कोई मंजिल नहीं है। इतना बोलते ही वह वहाँ से चली जाती है और प्रियांश वहीं खड़ा होकर उसे जाते हुए देखने लगता है। दिव्या को जाते हुए देख प्रियांश के मुंह से निकलता है, लेकिन हमें तो अपनी मंजिल मिल चुकी है। इतना बोलकर प्रियांश अपने बालों पर हाथ फेरता है। अब तक दिव्या उसकी नज़रों से ओझल भी हो चुकी थी। वह मुड़कर अपनी कार की तरफ जाता है
वह कार के डोर को खोलकर अंदर बैठ जाता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ आती है, अगर पसंद आ गई है तो उसे उठा लें क्या? प्रियांश चिढ़ते हुए कहता है, क्या दी, आपको आपके जैसा समझ कर रखा है क्या आपने? वह लड़की कहती है, छोटे, अगर पसंद आ गई हो तो उसे अपने पास ही रख कर खा करो। प्रियांश मुंह बनाते हुए कहता है, इसी डर से आपके प्यार ने शादी कर ली। वह लड़की थोड़ा सख्त होकर कहती है, शादी कर ली तो क्या हुआ? मैं उसकी शादी को तोड़कर उसे अपना बनाकर ही रहूँगी। प्रियांश उसे समझाते हुए कहता है, दी, प्यार को किसी को पाने की नहीं होता, कभी कभी किसी को खोना भी प्यार होता है। वह लड़की टोंट मारते हुए कहती है, हाँ, प्यार तो दूर में खड़े होकर उसे जाते हुए देखना होता है, क्यों? फिर आगे प्रियांश को समझाते हुए कहती हैं, अगर प्यार तुम्हारे पास ही न रहे तो उस प्यार का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसलिए जिससे तुम प्यार करते हो उसे अपने पास रखो, चाहे उसकी मर्जी हो या ज़बरदस्ती। प्रियांश कहता है, मतलब से? अगर प्यार होता तो कोई प्यार की परिभाषा नहीं बल्कि एक मतलबी है, और जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार नहीं होता। प्रियांश की बातों को सुनकर वह लड़की इरिटेट होकर कहती है, बस कर ये प्यार की पट्टी पढ़ाना। ये सब ना तुम उस लड़की को जाकर सुनाना, क्योंकि मुझे तो तेरी बातों में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। चल गाड़ी चला, हमें घर भी तो जाना है। प्रियांश उस लड़की को देखकर अपने मन में कहता है, दी, अभी तो आपको ये सब सुनना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा आएगा जब आप खुद ये कहोगे। प्रियांश अपने मन की बातों में खोया हुआ था कि वह लड़की उसके सामने चुटकी बजाकर कहती है, हेलो छोटू, आप कहाँ खो गए? प्रियांश नामे से हिलाकर कार को स्टार्ट करता है और एक नियत रफ्तार से कार वहाँ से निकल जाती है। कुछ वक्त बाद दिव्या एक नदी के किनारे पहुँचती है। नदी की ऊंचाइयों पर दिव्या बैठ जाती है। नदी इस तरह से था कि ढलान से नीचे उतरकर ही नदी पहुँचता। ढलान के एक साइड नदी तो दूसरी तरफ बहुत ही खूबसूरत सा मैदान था। मैदान में हरी घास बिल्कुल चादर की तरह बिछी हुई थी। बिल्कुल साफ सुथरा और अलग अलग तरह के फूल भी थे जो जमीन से सटकर लगे हुए थे। फूल भी बिल्कुल इस तरह से लगाया हुआ था जैसे किसी ने गुलाब की पंखुड़ियों को खुद सजाया हो, लेकिन ये फूल बिल्कुल नॉर्मल थे। फूलों से काफ़ी अच्छी सुगंध उस मैदान में बिखर रही थी। अब तक थोड़ी शाम होने वाली थी, जिससे सूरज की काफ़ी हल्की किरणें दिव्या के चेहरे पर पड़ रही थीं। दिव्या एकटक बहते हुए पानी को देख रही थी। भले ही नदी थोड़ा नीचे था, लेकिन उसके बहते पानी बहुत अच्छे से दिख रहे थे। नदी का पानी काफ़ी ज़्यादा साफ होने के कारण नीचे तक की जगह दिख रही थी और तैरती हुई मछलियाँ भी दिख रही थीं। दिव्या को सब देखकर बहुत ही सुकून मिलता है। वह याद तो सबको किए जा रही थी। भले ही दिव्या सिंघानिया विला में ज़्यादा दिन तक नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वह सभी लोगों से बहुत ही अच्छे से जुड़ चुकी थी। दिव्या जब घर छोड़ने की सोच रही थी, तब उसे छोड़कर तो आने का बिल्कुल मन नहीं था,
लेकिन अर्जुन की हालत को देखकर वह खुद को रोक ही नहीं पाई और वह वहाँ से भाग गई। अभी दिव्या के पास कोई पैसा नहीं था, जिसकी वजह से वह इस शहर से कहीं जा भी नहीं सकती थी। लेकिन उसने काफ़ी ध्यान दिया था कि वह किसी कैमरे में ना आ जाए, क्योंकि उसे सिंघानिया परिवार के पावर का अंदाज़ा काफ़ी पहले ही हो चुका था। वह लौटकर फिर से उनकी ज़िंदगी को अपने कारण खतरे में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहती थी। वह अकेली कुदरत की बनावट को देखकर अपने दर्द तकलीफ को यादें ही कर रही थी कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, दिव्या। दिव्या। जैसे ही वह खुद के नाम को सुनती है तो पीछे मुड़कर देखती है। दिव्या से 4 से 5 कदम की दूरी पर तरुणा देवी जी के साथ आदित्य और कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। जैसे ही दिव्या उनको देखती है, अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। तरुणा देवी काफ़ी प्यार से बुलाती हैं, दिव्या इधर आइए। तरुणा देवी के बुलाने पर दिव्या उल्टे कदम पीछे की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ। इतना बोलते ही दिव्या पीछे मुड़कर भाग जाती है। उसे भागता देखकर सारे बॉडीगार्ड्स जाने वाले होते हैं कि उन्हें तरुणा देवी जी की सख्त आवाज़ उनके कानों पर पड़ती है, रुक जाओ सब। तरुणा देवी की सख्त आवाज़ सुनकर सभी बॉडीगार्ड्स के कदम अपने जगह पर ही ठहर जाते हैं। तरुणा देवी के ऐसे रोकने पर आदित्य को भी कुछ समझ ही नहीं आता, तो वह काफ़ी असमंजस में अपनी दादी को देखने लगता है। तरुणा देवी थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में कहती हैं, आदि आप दिव्या को लेकर आइए, हम घर पर आप दोनों के आने का इंतज़ार करेंगे। इतना बोलकर सारे बॉडीगार्ड्स को अपने साथ जाने का इशारा करती हैं और खुद गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती हैं। इस वक्त वहां पर रॉकी के सिवाय कोई भी नहीं था। आदित्य रॉकी को एक नज़र देखकर कार में बैठने के लिए कहता है और खुद दिव्या के पीछे चला जाता है। दिव्या वापस जाने के ख्याल से डरकर बस बहुत दूर भाग जाना चाहती थी। वह अपनी साड़ी को संभालते हुए बहुत तेज़ी से भागे जा रही थी। वह जब से भाग रही थी तब से उसने मुड़कर एक बार भी पीछे की ओर नहीं देखा था। दिव्या भागते भागते काफ़ी ज़्यादा हाँफ रही थी। वह नदी भी उसके साथ ही भागे जा रही थी। मैदान भी इतना बड़ा था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिव्या को इस तरह से भागता देखकर आदित्य भी उसके पीछे भागने लगता है। आदित्य के कदम दिव्या से काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, जिसकी वजह से वह आसानी से काफ़ी करीब पहुंच जाता है। अचानक से दिव्या पीछे मुड़कर देखती है। आदित्य को अपने पास आता देखकर दिव्या और तेज़ी से भागने लगती है। दिव्या की तेज़ी को देखते हुए आदित्य भी अपनी तेज़ी को बढ़ा देता है। चंद पलों में दिव्या आदित्य के एक कदम की दूरी पर होती है। वह झट से दिव्या का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। आदित्य के ऐसे अचानक खींचने से दिव्या संभल नहीं पाती और वह जाकर सीधा उसके सीने से जा टकराती है। दिव्या और आदित्य दोनों के ही कदम तेज होने की वजह से आदित्य जब दिव्या को अचानक पकड़ता है
तो खुद भी संभल नहीं पाता। ना संभलने की वजह से आदित्य और दिव्या नीचे गिर जाते हैं और क्योंकि वह जगह ढलान में थी तो वह दोनों लुढ़कने लगते हैं। इस वक्त आदित्य का एक हाथ दिव्या की कमर पर तो दूसरा हाथ उसके सर के पीछे था। उसने दिव्या के सर के पीछे हाथ गिरने के बाद रखा था ताकि उसे कोई चोट न पहुंचे। दिव्या ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं और आदित्य को सैड को दोनों हाथों से कसकर पकड़ी हुई थी। दोनों काफ़ी देर तक लुढ़कते रहे, फिर एक जगह पर ठहर जाते हैं। दोनों इस कदर ठहर गए कि दिव्या नीचे और आदित्य उसके ऊपर। रुकने की वजह से दिव्या अपनी आंखें खोल कर देखती है तो आदित्य उसके बहुत करीब होता है। दिव्या और आदित्य की नाक इस वक्त टच हो रहे थे। दिव्या आदित्य की आंखों में बिल्कुल खो सी गई। उसे याद ही नहीं रहा कि वह जिसकी आंखों में खोई हुई है उससे वह कुछ देर पहले भाग रही थी। आदित्य का भी ऐसा ही हाल था। वह भी दिव्या की आंखों में बिल्कुल डूब सा गया था। दोनों की ही सांसें बहुत तेज थीं और एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थीं। आदित्य और दिव्या अपने पलों में इस कदर खो गए जैसे उनका वक्त वहीं ठहर सा गया हो। चारों तरफ का माहौल भी उनके नज़दीकी का साथ दे रही थी। फूल जैसे उन दोनों को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। नदी के बहते पानी की आवाज़ जैसे दोनों के लिए गीत गा रहे हों। सूरज की डूबती किरणें उन पर पड़कर एक अलग ही एहसास दे रही हों। दिव्या को जब एहसास होता है कि आदित्य उसके इतने करीब है तो उसकी धड़कनें बहुत तेज़ी से चलने लगती हैं और ज़ोरों से शोर करने लगती हैं। आदित्य की धड़कनें भी दिव्या का साथ देते हुए शोर करने लगती हैं और चारों तरफ दूर दूर कोई इंसान नहीं था। वहाँ कोई था तो वो थे आदित्य और दिव्या जो अपने में ही बिल्कुल गुम गए। कुछ देर तक ऐसे रहने के बाद आदित्य के हाथ जो दिव्या की कमर पर कस गई थी वह धीरे धीरे ढीली हो जाती हैं। आदित्य अपनी पकड़ से दिव्या को आज़ाद करके वहाँ से उठकर खड़ा हो जाता है और साइड में खड़ा हो जाता है। दिव्या भी जल्दी से वहाँ से उठ जाती है और अपने हाथ से थोड़ा अपने को साफ करने लगती है क्योंकि गिरने की वजह से कुछ सूखी घास उसके साड़ी पर लग गई थी। इतना करते ही दिव्या एक नज़र आदित्य को देखती है और फिर से भागने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगती है, लेकिन वह एक कदम भी बढ़ा पाए उससे पहले ही आदित्य उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे दिव्या फिर से आदित्य के सीने से लग जाती है। आदित्य दिव्या का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है, लेकिन दिव्या एक भी कदम अपने नहीं बढ़ा रही थी। यह एहसास होते ही आदित्य दिव्या को देखता है जो उससे छुड़ाने की नाकाम कोशिश किए जा रही थी। उसकी ऐसी कोशिश देखकर आदित्य उसके थोड़ा सा पास आता है और अपनी बाहों में उठा लेता है। आदित्य की ऐसी हरकत पर दिव्या एकदम दंग सी रह जाती है। दिव्या आदित्य के सीने पर मारते हुए कहती है, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, आपके साथ मुझे नहीं जाना है, छोड़िए मुझे। वहीं आदित्य दिव्या की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है।
काफ़ी देर तक मारने के बाद जब आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ता तो दिव्या अपने हाथ रोक लेती है और अपने हाथ आदित्य के गर्दन से लपेट लेती है और बड़े गौर से उसे देखने लगती है, क्योंकि अब तक दिव्या को भी समझ आ गया था कि वह कुछ भी कर ले लेकिन आदित्य उसे नहीं छोड़ेगा। आदित्य सामने देखकर काफ़ी शान से चले जा रहा था। कुछ पल में दोनों कार के सामने पहुंच जाते हैं तो रॉकी उन्हें देखकर जल्दी से कार से बाहर निकलता है और कार के एक साइड का दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खुलते ही आदित्य दिव्या को कार में बैठाता है। दिव्या आदित्य की बाहों से हटते ही सीट की तरफ खसकने लगती है। आदित्य को समझ आ जाता है कि दिव्या फिर से भागने की कोशिश करने वाली है, इसलिए वह भी उसी साइड से कार में बैठ जाता है और इधर दिव्या दरवाजे को खोलने वाली होती है कि आदित्य उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। आदित्य के ऐसे खींचने से दिव्या उसे घूर कर देखने लगती है और उसे गुस्से से कहती है, आपको समझ में नहीं आता क्या? मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, छोड़ दीजिए मुझे। आदित्य दिव्या के ऐसे छोड़ने की बात सुनकर झट से उसे कसकर अपने गले से लगा लेता है। दिव्या तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। दिव्या को भी आदित्य से यूँ गले लगना अच्छा लगता है, लेकिन जैसे उसे डिवोर्स की बात याद आती है तो वह आदित्य से छूटने लगती है। दिव्या को यूँ छूटता देखकर आदित्य और कसकर उसे जकड़ लेता है। इस बार दिव्या हिल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर में दिव्या भी अपनी कोशिश करना बंद कर देती है। आदित्य अब भी दिव्या से गले लगे हुए थे और कार चलती ही जा रही थी। आदित्य को जब याद आता है कि दिव्या उसकी नहीं अर्जुन की है तो वह झट से दिव्या को छोड़ देता है और दिव्या से दूर हटकर बाहर की ओर देखने लगता है। आदित्य के ऐसे करने से दिव्या थोड़ा सा चौंक जाती है और वह आदित्य को देखने लगती है, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दिव्या भी थोड़ा खसक कर बाहर देखने लगती है। आदित्य ने अब तक अपनी दादी का कहा नहीं माना था। उसका दिमाग उसे ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि दिव्या उसकी है। आदित्य के नज़र में दिव्या अब भी अर्जुन की थी। थोड़ी देर बाद कार सिंघानिया विला के बाहर रुकती है। आदित्य कार से बाहर आकर दिव्या की साइड चला जाता है। दिव्या बुझे मन से कार से बाहर आती है और दोनों विला के अंदर जाते हैं। जैसे ही दोनों दरवाजे पर पहुंचते हैं, अनुज दिव्या को झट से अपने गले से लगा लेता है और कहता है, भाभी आप कहाँ चली गई थी? अनुज के ऐसे करने और कहने पर दिव्या भूत बनकर खड़ी रह जाती है। वह सामने देखती है तो सारा परिवार उसे ही देख रहा होता है। अनुज दिव्या से अलग होकर दिव्या का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। अब विकासा जी दिव्या के पास आकर उसे गाल पर हाथ रखकर कहती हैं, दिव्या आप ठीक तो है ना? दिव्या उनके हाथों को झटकते हुए गुस्से से कहती है, मत कीजिए मुझसे इतना प्यार, मैं आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक खतरा हूँ। दिव्या के ऐसे कहने पर सभी लोग चौंक जाते हैं। सब कोई उसे हैरानी से देखने लगते हैं।
आज दिव्या अपने दिल में छुपे दर्द को बाहर निकाल रही थी। तरुणा देवी आगे आकर कहती हैं, दिव्या, आप कमरे में जाकर आराम कीजिए, काफ़ी थक गई होंगी। दिव्या तरुणा देवी को हैरानी से देखती हैं और आगे कहती हैं, आप समझते क्यों नहीं हैं? मैं जहाँ भी रहती हूँ वहाँ सिर्फ सर्वनाश होता है और कुछ नहीं। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर वह रोते हुए कहती है, मेरी वजह से मेरे माँ पापा मुझे छोड़कर चले गए। और फिर दादी फिर सबकी तरफ देखते हुए कहती है, और आपके बड़े बेटे अर्जुन की हालत भी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही वजह से हुई है। आपने देखा नहीं, जब से मैंने आपके घर में कदम रखा तब से आपको सिर्फ दर्द ही मिला है। फिर थोड़ा रुककर तरुणा देवी को देखते हुए कहती है, दादी की तो आखिरी इच्छा यही थी ना कि मैं उनके सामने सुहागन रूप में जाऊं। उनकी इच्छा तो अब पूरी हो चुकी है, तो फिर आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? क्यों अपने परिवार को खतरे में डालना चाहती हैं? ऐसे ही रोते रोते दिव्या फर्श पर बैठ जाती है और फिर बड़बड़ाने लगती है, चले जाने दीजिए मुझे यहाँ से। मैं आपके लिए खतरे के सिवाय कुछ भी नहीं हूँ। सिर्फ खतरा हूँ, सिर्फ मैं खतरा हूँ। इतना बोलते बोलते दिव्या बेहोश होकर वहीं फर्श पर ही गिर जाती है। दिव्या को ऐसे देखकर सभी के दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है। भले ही दिव्या किसी भी रीजन से इस परिवार से जुड़ी, लेकिन अब सभी उसे दिल से जोड़ चुके थे। अनुज तो काफ़ी ज़्यादा दिव्या से जुड़ चुका था। अपनी माँ के समान ही वह दिव्या को समझता था। दिव्या के फर्श पर गिरते ही अनुज दौड़कर दिव्या के पास जाता है और फर्श पर बैठकर दिव्या को पकड़ लेता है। गौरव भी दिव्या के पास जाकर उसे चेक करने लगता है। गौरव सबकी ओर देखकर कहता है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से वह बेहोश हो गई हैं और शायद कल से भाभी ने कुछ खाया भी नहीं है, जिसके कारण यह बहुत ही वीक हो गई हैं। तरुणा देवी आदित्य से कहती हैं, आदि आप दिव्या को लेकर कमरे में जाइए। आदित्य तरुणा देवी के कहते ही अपनी जगह से बढ़कर दिव्या को गोद में उठाकर सीढ़ियों की तरफ लेकर चला जाता है। सभी लोग दिव्या को ही देख रहे थे। तभी अचानक पृथ्वी कहते हैं, माँ, दिव्या ये क्या कह रही थी? उसकी वजह से उनके माँ पापा की मौत हो गई। तरुणा देवी गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, मैं वही पता लगाने की ही कोशिश कर रही हूँ। कवि ने मुझे बताया था कि उनके घर पर अचानक ही हमला हो गया था और किसी ने दिव्या के माता पिता को मार दिया था। उस वक्त कवि मंदिर गई हुई थी और दिव्या घर पर अपने माँ पापा के साथ थी। दिव्या ने उन लोगों को अपने माँ पापा को मारते हुए देखा था।